हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर सोनल पांडे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इकोसिस्टम की। आज डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में कुछ बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब हैं, उम्मीद है आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जिससे मार्क्स इम्प्रूव किए जा सकते हैं। मैं और सारे क्वेश्चंस आगे वीडियोस में आपको दूंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़े से हल्के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पहला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम की टर्म किसने दी थी। तो क्या आप सभी को मालूम है इकोसिस्टम की टर्म किसने दी थी? अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट करेंगे आंसर। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताती हूँ। इकोसिस्टम की टर्म दी थी टेंसले ने। आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं। हाँ, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि टेंसले ने कब इकोसिस्टम का टर्म दिया था। मुझे ईयर डिस्कस करनी है आप लोगों से। तो अगर आप लोगों को मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो बच्चों आप समय मुझे बताएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, उसने दे रखा है कि इकोसिस्टम के कितने टर्म्स होते हैं, कितने अपघटक होते हैं। अपघटक नहीं, सॉरी, घटक। घटक मीन्स कि फैक्टर। इकोसिस्टम जो होता है क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करती हूँ। ठीक है, इकोसिस्टम बच्चों होता है जहाँ पे लिविंग बींग्स यानी कि जितने आपके सजीव हैं, जितने निर्जीव हैं, वो आपको इंटरेक्ट करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे कि ये एक सराउंडिंग एरिया है। ठीक है, इसमें पेड़ होंगे, पेड़ लिविंग बींग होता है, इसमें वाटर होता है। ठीक है, हम जैसे ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं, नॉन लिविंग से भी इंटरेक्शन बना कर रखते हैं। हमें पानी चाहिए ही, हमें पेड़ के फल चाहिए ही, हमें सनलाइट चाहिए ही। तो हमारी ज़रूरत क्या है कि लिविंग बींग पे भी डिपेंडेंट है और नॉन लिविंग पे, यानी कि सजीवों से भी हम उन पर निर्भर करते हैं और निर्जीव पे भी निर्भर करते हैं। तो जहाँ पे जिस एक स्पेसिफिक क्षेत्र में, यानी कि हम एक स्पेसिफिक क्षेत्र को मान लेंगे कि जैसे कि आपका अपना गांव है, आपके गांव में आपका घर भी है, आपको अपने घर में रहने के लिए चाहिए। फिर आपके घर में बहुत सारी गायें होती हैं, भैंसें होती हैं, बकरियां होती हैं, है ना। तो आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। गाय का दूध आपको चाहिए, आपको भैंसों से भी दूध चाहिए होते हैं। ठीक है, आपको पानी भी चाहिए, आपको सनलाइट भी चाहिए, आपको लाइट भी चाहिए। तो हम लिविंग बींग है, नॉन लिविंग से भी इंटरेक्शन बनाते हैं, लिविंग से भी इंटरेक्शन बनाते हैं और एक स्पेसिफिक एरिया में रह के टाइम पीरियड को सरवाइव करते हैं। तो इन सब को मिला के हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा हम डिस्कस करते हुए बढ़ते हैं। इकोसिस्टम के मुख्य घटक होते हैं बच्चों आपके प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ऑल, मुझे एक और ऑप्शन आपको देना चाहिए था, ऑल। तो आंसर विल बी ऑल होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी भी आपका आंसर होगा, डिकम्पोजिशन भी होगा, एनर्जी फ्लो भी होगा और न्यूट्रिएंट साइकिल होगा। ठीक है, मैं इन चारों टर्मिनोलॉजी को मैं आगे डिस्कस करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना याद रखना है, ये चारों जो होते हैं प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ये चारों आपके इकोसिस्टम के मुख्य घटक होते हैं जिससे इकोसिस्टम पूरी तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है क्या। NPP इज इक्वल टू होता है GPP माइनस R। आंसर विल बी ए। मैं जरा सा आपको इसको समझाती हूँ। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है NPP। ठीक है, यानी कि एक पेड़ है, एक बार में कितना ग्लूकोज बनाता है। अगर एक पेड़ एक साल में जितना ग्लूकोज बनाता है, उसमें से कितना ग्लूकोज वो अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर ले रहा है
और कितना ग्लूकोज संचित करके वो रख लेता है अपनी कोशिकाओं में। तो जितना ग्लूकोज वो यूज़ कर लेता है उसको हम बोलते हैं आर, ठीक है। और टोटल जितना ग्लूकोज होता है ग्रॉस जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से हम माइनस कर देते हैं तो हमारा मिल जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एनसीईआरटी का ही लाइन है कि उत्पादकता का मात्रक होता क्या है, ठीक है। तो उत्पादकता के मात्रक बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद होनी चाहिए। ये होता है इसका ग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, ईयर का -1, ठीक है, ईयर का पावर -1 या कैलोरी मीटर स्क्वायर इंटू वाई ईयर का -1 पावर में, ठीक है। ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपघटन क्या होता है? अपघटन किसको हम कहते हैं? अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होता है कि जब भी कोई लिविंग मैटर होता है, लिविंग बायोमास है, लाइक प्लांट है, प्लांट की पत्तियां हो सकती हैं, या फिर हम ह्यूमन बींग हो सकते हैं, या फिर कोई एनिमल डेथ कर गया, वो मर गए, मरने के बाद उनका डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। कुछ वायरस नहीं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई लग जाते हैं और उसको सड़ा देते हैं, मतलब सड़ जाता है वो, ठीक है, पूरी तरह से। तो ये इसका आंसर मैं देती हूँ आपको कि मृत पदार्थों का सड़ जाना अपघटन है। सड़े गले पदार्थों का उनके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उनके कार्बनिक रूपों में टूट जाना। कार्बनिक रूप का मतलब क्या हो गया? जैसे कि ये कोई बायोमास हो गया, ये सड़ गया, ठीक है, डिकम्पोज्ड हो गया, तो हो सकता है इसमें कंपोजिशन बहुत सारे हों, कार्बन भी हो, नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो। तो इतने सारे जो होते हैं केमिकल कंपोनेंट्स जो है अपने अपने टूट के मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ऑल ओवर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ये पूरी प्रक्रिया अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में कौन अपघटक है? पहला बैक्टीरिया, अर्थवर्म, फंजाई, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों अपघटक सभी होते हैं, बैक्टीरिया भी होता है, अर्थवर्म भी होता है, फंजाई भी होता है, ठीक है। तो ये सारे मिलके, ये जितने भी बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स, फंजाई, प्रोटोजोआ होते हैं, ये सारे मिलके क्या करते हैं? पदार्थों को सड़ा गला के उनको उनके केमिकल कंपोजिशंस में चेंज कर देते हैं और ये फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे अपघटक होते हैं, ठीक। होप ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अपघटन के लिए क्या क्या आवश्यक है? अपघटन क्या होता है हमने ये देखा, अपघटन कौन कराता है ये भी हमने देखा। अपघटन के लिए क्या आवश्यक है, मतलब क्या क्या ऐसे फेवरेबल कंडीशंस होंगे कि अपघटन की प्रक्रिया बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर किसी मृत पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक है, शुगर की मात्रा अधिक है, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपका अपघटन बहुत फास्ट होता है, यानी कि डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट चलती है, ठीक है। आंसर विल बी डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अपघटन की प्रक्रिया धीरे कब हो जाती है? अभी तो हमने पढ़ा ना कि अपघटन की प्रक्रिया जो है फास्ट कैसे हो जाती है। अब हम जानेंगे कि अपघटन की प्रक्रिया स्लो कब हो जाएगी, ठीक है। तो स्लो बच्चों हो जाती है जब भी पदार्थ में लिग्निन की मात्रा ज़्यादा हो और काइटिन की मात्रा ज़्यादा हो। इनको मतलब कि डिकम्पोजिशन कराने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर इनकी मात्रा होती हो तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, फिर भी अच्छे से वो डिकम्पोज्ड नहीं होते। तो आंसर विल बी सी, दोनों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? 10% एनर्जी फ्लो का नियम जो है दी थी लिंडमैन ने, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है? 10% एनर्जी फ्लो मतलब होता है क्या? मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेट सपोज कि ये प्लांट है, ठीक, ठीक है। प्लांट जो है सन से 10,000 एनर्जी ले रहा, कितना? 10,000। तो अब ये प्लांट को लाइक ग्रास है, ठीक,
ग्रास को कौन खाएगा? गोट खाएगी। जब गोट खाएगी इसको तो 10,000 का 10% एनर्जी ही गोट को मिलेगी। फिर गोट 10,000 का 10% गोट को मिलेगा। अगर गोट को कोई खाता है, लाइक लायन खाता है इसको, तो गोट को जितनी एनर्जी मिली उसका 10% इसको मिलेगा। किसको? लायन को। हमको 100% एनर्जी नहीं मिलती है, 90% एनर्जी आपके डेवलपमेंट और ट्रांसफरेबल में यूज़ हो जाती है। ठीक है, ओनली 10% एनर्जी फ्लो होता है। लायन अगर डेड करेगा तो उसका 10% एनर्जी जो है डिकम्पोज होके सॉइल में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है एनर्जी फ्लो होता है और इस लॉ को दिया था लैंडमैन ने। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में दिए चित्र में बताएं कि किस प्रकार का पोषण चक्र है। तो ये एनसीईआरटी का बच्चों एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें आप बताएंगे कि ये किसका साइकिल है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जो फॉस्फेट होते हैं ना, वही रॉक मिनरल्स में आपके स्टोर होते हैं। तो फॉस्फेट रॉक मिनरल में स्टोर होता है, फिर वो ब्रेक डाउन कर जाता है, सॉइल में चेंज हो जाता है, मतलब कि सॉइल में सलूबल हो जाता है। फिर वो टेक ऑफ कर लेता है प्लांट में। किसमें? इसको प्लांट जो है टेक ऑफ कर लेता है, प्रोड्यूसर। ठीक, फिर जो है प्लांट से फॉस्फेट जाता है कंज्यूमर्स में, जो भी प्लांट के प्रोडक्ट या प्लांट बेस्ड चीज़ें खाते हैं या प्लांट को ही खाते हैं कंज्यूमर्स, उनमें फॉस्फेट जाता है। ठीक है, फिर फॉस्फेट जो है डेड करता है तो फिर डेट्राइटस में वो चेंज हो जाता है, फिर उनका डिकम्पोजिशन यानी अपघटन हो जाएगा तो फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर मिट्टी से प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ओके, चलिए, होप आपको ये बात समझ में आ गई है। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। ठीक है, फास्फोरस साइकिल, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी हो? ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, आप एनसीईआरटी थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको फर्स्ट ही पैराग्राफ में कार्बन साइकिल के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 4 × 10⁻13 kg। ठीक है, ओके, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी का डेटा है, आपको थोड़ा सा इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं? आप सभी को पता है कि फर्स्ट प्रोड्यूसर जो प्लांट्स ही होते हैं, प्लांट्स ही तो बनाते हैं सनलाइट को कंज्यूम करके ग्लूकोज। चलिए, आप ग्लूकोज का फार्मूला थोड़ा मुझे कमेंट कर देंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई या फिर कुछ कमियां आपको नज़र आती हैं तो प्लीज़ सजेस्ट मी एंड कमेंट बिलो द वीडियोस। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।